नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए अंक के साथ। आज आपको बताएंगे HIV से जुड़ी एक अहम खोज और ग्रीन अमोनिया सिंथेसिस से जुड़े ताजा शोध के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि विज्ञान जगत की रोचक जानकारियां आप तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। HIV के रेप्लिकेशन में मदद करने वाले सर्कुलर RNA की खोज, एड्स के चिकित्सीय उपचार में मिलेगी मदद। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने हरित अमोनिया के सिंथेसिस के लिए विकसित किया सिंगल एटम कैटलिस्ट, कार्बन उत्सर्जन को करेगा कम। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा जानकारियां जानिए साइंस एक्सप्रेस में। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, जानिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। HIV और एड्स एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जिससे दुनिया भर में अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों की जानें जा चुकी है। विश्व भर के वैज्ञानिक लगातार HIV पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संक्रमण का कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। लेकिन हाल ही में HIV पर शोध करते हुए आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है, जिससे इस बीमारी के इलाज की दिशा में नए रास्ते खुलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने सिट्रान नाम के एक विशिष्ट सर्कुलर RNA की पहचान की है जो मानव शरीर में एड्स पैदा करने वाले HIV-1 वायरस को मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन में मदद करता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के डॉक्टर अजीत चंदे की अगुवाई में किए जा रहे शोध में पाया गया है कि कैसे सिट्रान वायरस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करने में मदद करता है, यानी कि यह वायरस को मल्टीप्लाई करने में विशेष रूप से सहायता करता है। दरअसल RNA यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा अणु होता है जो प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। आमतौर पर RNA स्ट्रेट चेन और फ्री एंड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन RNA का एक प्रकार सर्कुलर RNA एक क्लोज लूप बनाता है। सर्कुलर RNA जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। हालांकि HIV-1 में उनकी भूमिका लंबे समय से अज्ञात थी। वहीं शोधकर्ताओं के लिए सर्कुलर RNA की पहचान करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन के दौरान लिए गए RNA में वायरस की ढेर सारी जानकारियां शामिल होती हैं। ऐसे में कम जानकारी वाले सर्कुलर RNA के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है। शोधकर्ताओं ने HIV-1 वायरस से संक्रमित T कोशिकाओं से सर्कुलर RNA को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए सर्कुलर DRSEK नाम का एक दृष्टिकोण विकसित किया, जिससे उन्हें सिट्रान नाम के विशिष्ट सर्कुलर RNA के बारे में पता चला जो वायरस के गुणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शोध का एक और नतीजा ये रहा कि शोधकर्ताओं ने एक छोटा प्रोटीन अणु भी विकसित किया जो विशेष रूप से सिट्रान के संबंध में वायरल ट्रांसक्रिप्शन को रोकने में सक्षम है। जाहिर है ये शोध HIV के प्रभावी उपचार में मदद करेगा और साथ ही HIV के अलावा अन्य वायरल संक्रमणों से बचाव में भी मदद करेगा। इस शोध के नतीजों को प्रतिष्ठित साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के साथ साथ कागज, कपड़ा और रबड़ उद्योग में अमोनिया का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इसके उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने हरित अमोनिया के सिंथेसिस में जरूरी प्रक्रिया के लिए सिंगल एटम कैटलिस्ट की खोज की है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने ग्रीन अमोनिया के संश्लेषण के लिए जरूरी नाइट्रोजन रिडक्शन रिएक्शन के लिए एक सिंगल एटम कैटलिस्ट की खोज की है। आमतौर पर हरित अमोनिया को संश्लेषित करने की पारंपरिक प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है।
वैश्विक स्तर पर पारंपरिक प्रक्रिया 3% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 2% उपभोग करती है। ऐसे में संश्लेषण के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन रिडक्शन रिएक्शन को करना सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मजबूत NN ट्रिपल बॉन्ड कई उत्प्रेरकों पर खराब नाइट्रोजन अवशोषण और प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया की उपस्थिति से जुड़ा होता है। इसी दिशा में नाइट्रोजन रिडक्शन रिएक्शन के लिए शोधकर्ताओं ने एक उपयोगी कैटलिस्ट विकसित किया है। One of the process that can suppress this carbon footprint issues, that is the electrochemical nitrogen reduction process, where you can use the electrochemical nitrogen reduction to produce ammonia with a very less carbon footprints compared to your Haber-Bosch process. Now there could be a various barriers or bottlenecks, but one of the barriers is that designing suitable catalysts to produce this ammonia using this electrochemical nitrogen reduction reaction process. शोधकर्ताओं ने सिंगल एटम कैटलिस्ट विकसित करने के लिए न्यू जनरेशन 2D मटेरियल का उपयोग किया है। आगे शोधकर्ताओं की इस टीम का उद्देश्य भविष्य में विभिन्न नाइट्रोजनस पॉल्यूटेंट से अमोनिया के इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस की खोज करना है। इस शोध को कैटालिसिस टुडे जर्नल में प्रकाशित किया गया है। यूरिया के साथ साथ अमोनिया भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईंधन के आसान परिवहन और भंडारण के लिए अमोनिया हाइड्रोजन का एक संभावित वाहक भी हो सकता है, जो मौजूदा अमोनिया पाइपलाइनों का इस्तेमाल कर हमारे देश में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के जरिए कृषि के विकास में तेजी लाने के साथ साथ उनका संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मैंग्रोव इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जेनेटिक कंजर्वेशन और कीस्टोन डायलॉग, जो कि प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, इन सभी के संरक्षण पहलुओं पर बड़े पैमाने पर कार्य किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 371 दिन बिताने के बाद ना चाहते हुए भी एक रिकॉर्ड धारक बन गए हैं, जो नासा के किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सिंगल स्पेस फ्लाइट पर बिताया गया सबसे लंबा समय है। दरअसल रूबियो का मिशन 6 महीनों का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के कूलिंग सिस्टम में खराबी आ जाने की वजह से उन्हें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 1 साल बिताना पड़ा। एक रोचक खोज में कोलंबिया के शोधकर्ताओं को 6 मिलियन साल पुराने समुद्री कछुए के जीवाश्म से DNA के अवशेष मिले हैं। ये जीवाश्म अवशेष आज के केम्स रिडले और ऑलिव रिडले कछुओं से निकट पाए गए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि कुछ बोन सेल्स, जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, पूरी तरह से जीवाश्म में सुरक्षित पाए गए हैं। इस जीवाश्म को 2015 में पनामा के कैरेबियन तट से खुदाई में निकाला गया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। अक्टूबर 1968 को पहला मानव युक्त अपोलो मिशन अपोलो 7 सैटर्न 1B रॉकेट पर केप कैनेडी से लॉन्च किया गया था। मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में कैप्टन वैली शिर्रा जूनियर और क्रू मेंबर्स में डॉन फुलटोन इसेले और वॉल्टर कनिंघम शामिल थे। उन्होंने पृथ्वी से 183 मील ऊपर 11 दिनों तक चक्कर लगाया। 13 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्णय लिया गया था कि ग्रीनविच मीन टाइम खगोल विज्ञान और दुनिया में टाइम जोन निर्धारित करने के लिए मानक होगा। इस कॉन्फ्रेंस में 26 देशों ने हिस्सा लिया था। 15 अक्टूबर 1931 को भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, का जन्म तमिलनाडु में हुआ था।
उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 4 दशकों तक मुख्य रूप से DRDO और इसरो में वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रशासक के रूप में बिताया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास पर कार्य किया और देश के मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। 16 अक्टूबर 1982 को खगोलविदों ने पहली बार कैलिफोर्निया स्थित पालोमर ऑब्जर्वेटरी में 200 इंच के हेल टेलीस्कोप की मदद से हैली धूमकेतु की तस्वीर ली। धूमकेतु हैली एक छोटी अवधि का धूमकेतु है जो हर 75 से 79 वर्षों में पृथ्वी से दिखाई देता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।